हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट्स बिहार का सामान्य ज्ञान के बारे में। और इसका कुछ भाग हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं और करेंगे, और अन्य करंट अफेयर्स भी डालते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम से संबंधित स्टैटिक जीके डालते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, क्योंकि इस महत्वपूर्ण वीडियो आपको हर एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल सही समय पर मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई भी इस इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको अगला नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जाएगा, एडिट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान। तो इसका कुछ भाग हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आगे हम इससे कहाँ तक करते हैं, तो चलिए एक बार इसका विषय सूची देख लेते हैं। तो इसका कुछ पिछला वीडियो में हम सुधार आंदोलन, बौद्ध संगीतीय व जन महासभाएं के बारे में कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार आने वाले प्रमुख यात्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बिहार आने वाले प्रमुख यात्री के बारे में, जो कौन कौन आए थे। तो बिहार आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री थे, प्रथम वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने 315 ईसा पूर्व में मैसिडोनियाई विजेता सिकंदर के पश्चिम एशियाई प्रदेशों के क्षत्रप सेलुकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जहां वह लगभग दशक तक रहा था। भारत के बारे में उसने इंडिका नामक पुस्तक में चर्चा किया है। भारत के बारे में वह अपना पुस्तक था उसका, मेगास्थनीज का इंडिका, उसमें भारत के बारे में चर्चा किया है और लिखा गया। यह रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन परवर्ती इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इसके उद्धरण पेश किए हैं, जो सुरक्षित है। इसमें पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा मिलती है इंडिका नामक पुस्तक में। मेगास्थनीज के समय यह नगर अर्थात पाटलिपुत्र या पालीब्रोथा लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के अनुसार राजभवन नगर के मध्य में था। मेगास्थनीज के अनुसार राजभवन नगर के मध्य में था, सुंदर उद्यानों से घिरा था, जिसमें छोटे छोटे तालाब और झरनों की व्यवस्था थी। इंडिका पुस्तक के कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। इंडिका नामक पुस्तक में बुक में पाटलिपुत्र को यानी पटना को पालीब्रोथा कहा गया है। इसके अनुसार यह शहर भारत का सबसे बड़ा एवं भव्य शहर था। इंडिका नामक पुस्तक में कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र था वो भारत शहर का सबसे बड़ा एवं भव्य शहर था, जो 80 एस्टेडिया यानी कि 9.5 मील यानी कि 9.5 मील लंबा और 15 एस्टेडिया यानी कि 1.65 मील चौड़ा था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इसके अनुसार यह सूसा और एक बताना के नगरों से सुंदर था। इसकी सुरक्षा के लिए एक गहरी खाई जिसकी चौड़ाई 600 फीट और गहराई 45 फीट थी, और एक सुरक्षात्मक दीवार थी जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनार थे। नगर प्रशासन एक 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। नगर प्रशासन एक 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता था। उक्त बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था। इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भवनों की देखभाल, नगर की सफाई आदि को भी देखरेख करते थे। ये सदस्य अस्ट्रोनोमोई कहे जाते थे। नेक्स्ट है डेमोक्लिस डायमेकस के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार में डेमोक्लिस या डायमेकस भी सीरिया के ग्रीक यूनानी शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में लंबी अवधि तक रहा था।
उसके द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत यद्यपि उपलब्ध नहीं है, यानी कि डायमिकस के द्वारा कोई लिखा हुआ वृत्तांत यद्यपि उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। किंतु परवर्ती क्लासिक लेखक स्ट्रोबो 64 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी ने इस बात का उल्लेख किया है कि डायमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। संप्रति पाटलिपुत्र में उसके निवास से पता चलता है कि हिंदू यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान विदेशी यात्री। फाहियान का जन्म चीन के वू यांग नामक स्थान में हुआ था। फाहियान जो यात्री था उसका जन्म चीन के वू यांग नामक स्थान में यानी शहर में हुआ था। यह चीनी यात्री 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान जो आया था वह 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था और 411 ईस्वी तक यही रहा। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। फाहियान का उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। वह पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक रहा था, यानी पटना में 3 वर्षों तक रहा। उसके अनुसार शहर में महायान और हीनयान संप्रदाय को 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहते थे। इन बौद्ध भिक्षुओं की विद्वता के कारण देश विदेश से लोग आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी, जिसमें देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था। हर साल के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को बुद्ध और बोधिसत्व की शोभा यात्रा 20 रथों से सजाकर 20 रथों में सजाकर निकाली जाती थी। वह नालंदा और राजगीर भी गया। फाहियान नालंदा और राजगीर भी गया। उसने गृद्धकूट पहाड़ी का दर्शन किया। गृद्धकूट पहाड़ी का दर्शन करते समय वह इतना भावुक यानी कि इमोशनल हो गया कि फूट फूट कर रो पड़ा। युआन च्वांग हेनसंग या ह्वेन सांग। युआन च्वांग हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था। युआन च्वांग हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था, जो भारत में 630 से 644 ईस्वी तक रहा। CU की इसकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित पुस्तक है। उसके अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यह विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। स्टूडेंट लोग, और उस समय यहाँ 8500 छात्र और 1510 आचार्य थे। यहाँ धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध थी। नालंदा उच्च विद्यालय में प्रवेश कठिन था। आने वाले छात्रों को पहले द्वार पंडित को साक्षात्कार देना पड़ता था, यानी कि नालंदा उच्च विद्यालय में प्रवेश करना बहुत कठिन था। आने वाले छात्रों को पहले द्वार पंडित को साक्षात्कार देना पड़ता था, पहले हस्ताक्षर करना पड़ता था। प्रवेश प्राप्त करने से पहले साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता था, यानी कि हस्ताक्षर में किसी भी स्टूडेंट को पास होना अवश्य था। हेनसांग के अनुसार उस समय कन्नौज अपने उत्कर्ष पर था और पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था तथा कुछ ग्रामों का समूह भर गया था। नेक्स्ट है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री था। इत्सिंग जो था 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री था। 673 ईस्वी में भारत आया था। इत्सिंग 673 ईस्वी में भारत आया और 692 ईस्वी तक यहीं रहा था। 673 ईस्वी में आया और 692 ईस्वी तक भारत में ही रहा। उसने नालंदा महाविहार में शिक्षा भी प्राप्त किया था, यानी कि उसने नालंदा महाविहार में रहकर वह पढ़ाई भी किया। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5000 भिक्षु रहते थे।
उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। हैको हैको यह दक्षिण कोरियाई का एक प्रसिद्ध भिक्षु था। हैको जो था यह दक्षिण कोरिया का एक बौद्ध भिक्षु था जो 8वीं सदी यानी कि 704 से 780 ईस्वी में तक रहा था। इसने अपने स्मरण के रूप में पिलग्रिमेज टू फाइव किंगडम ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। हैको जो थे वो पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखे। एशिया के आसपास समुद्र और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले हैको को कोरियावासी प्रथम विश्वव्यापी कोरियावासी मानते हैं। एशिया के आसपास समुद्र और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले हैको को कोरियावासी प्रथम या विश्वव्यापी कोरियावासी मानते हैं। उसके बाद है धर्मास्वामिन के बारे में पढ़ते हैं। धर्मास्वामिन बौद्ध भिक्षु धर्मास्वामिन 13वीं शताब्दी में भारत आया था। वह तिब्बत से नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी कि पढ़ने के आया था तिब्बत से नालंदा। उसके अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। उसके अनुसार धर्मास्वामिनी के अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। उसके वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि 1197 से 1198 ईस्वी के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। नेक्स्ट विदेशी यात्री है मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर में बंगाल की यात्रा की थी। इसका विवरण बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत है, लेकिन इसकी पूर्ण प्राप्ति सुरक्षित नहीं है। केवल कुछ अंश जो उर्दू में अनुवादित है और प्रकाशित हो चुके हैं अब उपलब्ध है। इनमें उत्तर बिहार खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है राल्फ फिच अंग्रेजी यात्री जिसने 1585 से 1587 ईस्वी के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। आगरा से बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा था और उसने पटना की चर्चा किया था। उसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। उस समय उसके अनुसार पटना में लोग यानी कि राल्फ फिच के अनुसार पटना में जमीन खोदकर लोग सोने की खोज करते थे। उसने पटना के वस्त्र यानी कि कपड़ा, अफीम और चीनी उद्योगों का भी वर्णन किया है। राल्फ फिच के अनुसार यहाँ के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था। यानी कि राल्फ फिच के अनुसार यहाँ के निवासियों जो था यहाँ के निवासी और विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वास आचरण विद्यमान था। उसके अनुसार अब्दुल लतीफ नेक्स्ट है अब्दुल लतीफ ईरानी यात्री था। अब्दुल लतीफ एक ईरानी यात्री था। वह 1600 ईस्वी में बिहार आया और उसने गंगा नदी मार्ग से यानी कि गंगा नदी रास्ता से आगरा से ताजमहल तक की यात्रा की। उसने चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर और राजमहल का वर्णन किया है। उसके यात्रा वृत्तांत की मूल प्रति अनुपलब्ध है, लेकिन उसके कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित हैं यानी कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री था जो अपने पिता के साथ पटना आया और लगभग 4 वर्ष तक यहाँ रहा। इसके पिता को 1619 से 1620 ईस्वी में पटना का दीवान खालिसा नियुक्त किया गया था। मोहम्मद सादिक के पिता को 1619 से 1620 ईस्वी में पटना का दीवान खालिसा नियुक्त किया गया था। उसने पटना की सुंदरता और इसके गौरव का वर्णन किया है, साथ ही यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों की भी चर्चा की है। उसके वृत्तांत का नाम सुबह-ए-सादिक है। उसके वृत्तांत का जो नाम है मोहम्मद सादिक का, उसके वृत्तांत का नाम सुबह-ए-सादिक है। नेक्स्ट विदेशी यात्री पीटर मुंडी। यह अंग्रेजी का व्यापारिक अधिकारी था। पीटर मुंडी जो अंग्रेजी का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ 1628 से 1634 ईस्वी तक रहा। 1632 ईस्वी में वह पटना आया क्योंकि उस समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था पटना। उसने विशेषकर नगरवासियों, सामंतों के बारे में लिखा है। पीटर मुंडी विशेषकर नगरवासियों और सामंतों के बारे में लिखा है।
उसने एक विशेष प्रकार की कश्तियों मयूरपंखी का वर्णन किया है तथा सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय और जनकल्याण संबंधी उपायों की चर्चा भी की है। उसके अनुसार पटना उच्च समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समृद्ध केंद्र था, जहां मंडी संख्या में मंगोल, ईरानी और अर्मीनियाई व्यापारी बसे हुए थे। नेक्स्ट है मैनरिक। हॉलैंड का यह यात्री 17वीं शताब्दी के पूर्व लगभग 1612 ईस्वी में पटना आया था। हॉलैंड के यात्री मैनरिक 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग 1612 ईस्वी में पटना आया था। उसके अनुसार पटना की जनसंख्या लगभग यानी कि 2 लाख थी। उसके अनुसार पटना की जनसंख्या उस समय उसके आने के समय 2 लाख थी, जहां भव्य इमारतें, मस्जिदें और सराय थी। यहाँ लोग खुशहाल थे। पटना व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पटना व्यापारिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, सेंटर था, जहां लाखों रुपए से सरफरा कारोबार संपन्न होते थे। यहाँ पटना में अत्यंत सुंदर सूती वस्त्र उत्पादित होते थे, जिसका ईरान और मध्य एशिया में निर्यात यानी कि भेजा जाता था, बेचा जाता। उसके बाद है मनुची या मनुक्की नामक यह इटालियन यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तो मनुक्की इटालियन यात्री था। वह 17वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 17वीं शताब्दी के बीच में पटना आया तथा उस काल के बिहार का वर्णन प्रस्तुत करता है। उसके बाद है तवेर्नियर। जॉन टेवेर्नियर यानी कि तवेर्नियर भी कह सकते हैं, जो एक फ्रांसीसी यात्री था, जो 1665 से 1666 ईस्वी में पटना आया और वहां बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार तथा पटना में हॉलैंड निवासियों डच द्वारा सोरे के व्यापार की भी चर्चा किया। उसकी भेंट यहाँ अर्मीनियाई व्यापारियों से भी हुई थी। उसके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम, त्रिपुरा जैसे दुर्लभ क्षेत्रों में भी होता था। नेक्स्ट है जॉन मार्शल अंग्रेज यात्री मार्शल जो चिकित्सक था। जॉन मार्शल एक वैद्य था यानी कि डॉक्टर था। यह यात्री मार्शल का था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि 1670 से 1671 में पटना आया। उसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन, यहाँ के चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों यानी कि वैद्यों, संगीतज्ञों, फकीरों तथा दरवेशों की चर्चा की। उस समय 1670 से 71 में यहाँ भीषण अकाल पड़ा था। उसके अनुसार अनाज बहुत महंगे थे। जिस समय वह जॉन मार्शल आए थे उस समय अनाज बहुत महंगे थे। उस समय पटना में बहुत अकाल पड़ा था। इस अकाल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में 1.15 लाख लोग मरे थे, यानी कि 1.15 लाख लोग मरे थे। उसके बाद है मुल्ला बहबहानी। वह एक ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं शताब्दी में बिहार आया। उसने मुर्शिदाबाद के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा की और इन नगरों के सभी पहलुओं का वर्णन किया। बहबहानी ने कई बार बिहार की यात्रा की और बाद में वह पटना में ही बस गया। उसने पटना को जमीतुल हिंद भारत का स्वर्ग कहा। वह पटना के नवनिर्माण और अजीमाबाद नामकरण का भी उल्लेख करता है, जो राजकुमार अजीम द्वारा किया गया था। उसने पटना के सैफ खां के मदरसे की चर्चा ईरान में सुनी थी। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम मिरुतुल अहवाल है। उसके बाद है बिशप हीबर के बारे में पढ़ते हैं। बिशप हीबर यह अंग्रेजी पादरी था जो 1824 ईस्वी में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार पहुंचा था। नदी से गुजरते हुए उसने पटना के मनोरम दृश्य का अवलोकन और वर्णन किया।
उसके बाद विदेश से संपर्क एवं व्यापार कैसा रहा बिहार का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश के शासनकाल में ग्रीस, सीरिया, मैसिडोनिया, मिस्र, श्रीलंका आदि देशों के साथ राजनीतिक व कूटनीतिक संबंध बना हुआ था। उन देशों के राजदूत नियमित रूप से पाटलिपुत्र आते जाते रहते थे। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली तथा आर्थिक दृष्टि से बेहद समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। हिमालय पार के देशों से उनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया की ओर से वे स्वर्ण मांगते थे और नंद वंश के शासक पश्चिम एशियाई देशों के झगड़े के मध्यस्थता करने की इच्छा रखते थे। नेक्स्ट है बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र। तो बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र कैसा रहा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा। हैंडसांग के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शक्रादित्य, जिसकी पहचान कुमार गुप्त प्रथम 415 से 454 ईस्वी के रूप में की गई है, ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री हैंडसांग एवं एत्सिंग के विवरण कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख से प्राप्त होता है। कुमार गुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने भी वहां एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, जो आगे चलकर सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात हो गया था। यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया और श्रीलंका के छात्र प्रवेश लेते थे। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय था। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोधि स्नानागार, रत्नरंजक नामक 3 भवनों में धर्मगज नामक विशाल पुस्तकालय अवस्थित था। 9 मंजिला पुस्तकालय भवन का एक दर्शनीय स्थापत्य कृति थी। शिलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति रहे। धर्मपाल, चंद्रपाल और गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, दीनानांग, दिंगनाग और ज्ञानचंद्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्मकीर्ति आदि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। पाल वंश शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे। पाल वंश शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप में दे दिए थे। जावा एवं सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक वालपुत्र देवा ने वहां एक मठ बनवाया था। उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पालवंशी शासक देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त की। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल ने 5 गांव तथा आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में दे दिए थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभिक मध्यकाल नालंदा विश्वविद्यालय विनिष्ट हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय उदंतपुरी वर्तमान बिहार नामक नगर अथवा बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था। उदंतपुरी वर्तमान बिहार नामक नगर अथवा बिहार शरीफ का प्राचीन नाम था उदंतपुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल 730 से 749 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है महारक्षित। महारक्षित, चक्रकृति, धर्मरक्षित एवं शिलारक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे।
महारक्षित, चंद्रकीर्ति, धर्मरक्षित एवं शिलरक्षित उदंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। इसके समृद्ध काल में यहाँ 1000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। यहाँ के प्रमुख विद्यार्थी में आत्सा दीपांकर श्रीमान था, जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ बुद्ध द्वारा आविष्कृत भौक्षिकी लिपि प्रचलित थी। 13वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया था। एक बार पढ़ लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ फैक्ट्स। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नए अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेरित किया था। 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नए अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रेरित किया गया। 2007 में बिहार विधानमंडल में SVB की स्थापना यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी वर्ष मेंटर ग्रुप का गठन हुआ। 2007 और 2009 में लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आदि अनेक देशों ने इसके पुनर्निर्माण में सहयोग की इच्छा प्रकट किया था। 2010 में संसद में इस यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ। 2010 में संसद में नालंदा विश्वविद्यालय का जो बिल था वो पास हो गया और 2012 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मेंटर ग्रुप का चीफ चुना गया। डॉक्टर गोपाल सबरवाल को इस विश्वविद्यालय का पहला कुलपति यानी कि VC बनाया गया था। 2 विषय हिस्टोरिकल स्टडीज और इकोलॉजी एवं एनवायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई के साथ साथ प्रथम शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हालांकि 1 सितंबर 2014 को हुई, किंतु इसका विधिवत उद्घाटन 19 सितंबर 2014 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा किया गया था। 27 अगस्त 2016 को इस विवि का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था, यानी कि विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्तमान भागलपुर शहर से लगभग 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला महावीर की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल 775 से 800 ईस्वी में किया था। इस विश्वविद्यालय के महान विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, जेतारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञान श्री मित्र, अभयंकर गुप्त, तथागत, रत्नवज्र आदि का नाम प्रमुख है। दीपांकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। द्वार पंडित द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षण किए जाने का परंपरा थी। इस परीक्षण में सफलता के उपरांत ही किसी का महाविद्यालय में प्रवेश संभव था। इस महाविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस मिराज सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासिरी में किया है। तिलधक महाविद्यालय मगध में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। इस विश्वविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। यहाँ महायान संप्रदाय का केंद्र था। इसके प्रसिद्ध विद्वान प्रज्ञाभद्र थे। तिलधक महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय हर्यक वंश के शासक को जाता है। नालंदा के समीप तिल्लास गांव के रूप में इस विश्वविद्यालय को पहचाना गया था। नालंदा के समीप यानी कि नालंदा के पास ही तिल्लास गांव के रूप में इस विद्यालय को पहचाना गया था।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण वीडियो और कंटेंट आपको सही समय पर मिलता रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे अभ्यास प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।